राजभाषा। तो यह कोई एक वाक्य नहीं है, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी फिलॉसफी है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसे हमें समझना चाहिए। और हम जब यहाँ से शुरू करते हैं तो हमें समझ में आती है कि हमारे पास भाषा की कितनी समृद्ध परंपरा है। क्यों हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है? मैं अपनी बात यहीं से इसीलिए शुरू कर रहा हूं। यूरोप का जो मॉडल था, गौर करें कि यूरोप सिंगल लैंग्वेज को विकास का आधार बना करके नए राष्ट्र का निर्माण किया गया यूरोप। लेकिन भारत में कुछ तो ऐसा था कि ऐसा नहीं कि यूरोप में अन्य बोलियां नहीं थी, भाषाएं नहीं थी, लेकिन किसी एक भाषा को ही चुना गया। विकास का मॉडल एक भाषा को बनाया गया। ये तर्क भी है, अभी भी बहुत सारे लोग तर्क देते हैं इस संदर्भ में। लेकिन आप गौर कीजिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषा की उस शक्ति को पहचाना, यानी जो बहुभाषिकता है वह भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और यह कहते हुए कि जो हमारी बहुभाषिकता की जो एक पूरी संवाद की परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसे हम बचा पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो राजभाषा, हिंदी को राजभाषा घोषित करने के पीछे जो हमारी बहुभाषिकता है, उस बहुभाषिकता की जो विरासत है और जो उसकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को आगे की ओर हम ले जा सके, एक नए भारत का निर्माण बहुभाषिक समाज के रूप में हम कर पाए, ये उसका संकल्प है। मुझे याद है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पर जो वक्तव्य दिया, वह वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने जो किया है, यानी हमने मतलब संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने, जो पूरी टीम है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके हिंदी को राजभाषा बनाया है, और इसका भविष्य में अद्भुत असर होगा। यानी कि हर आदमी को, हर भाषी को, हर भाषिक अस्मिताओं को इस आजाद हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के लिए जमीन मिलेगी। यह संकल्प है। थोड़ा हम इसको और पहले आकर के देखें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किस चीज को किस तरह से प्रस्तुत किया। हम चलते हैं कि अतीत में भाषाओं का किस तरह से संवाद रहा, किस तरह से साहित्य एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। इस रूप में कल बहुत सारी चर्चाएं हुई। अगस्त की चर्चा हुई, अगस्त मुनि की चर्चा हुई कि उत्तर से दक्षिण गए, और यह भी कहा गया कि तमिल का पहला व्याकरण भी उन्होंने बनाया, उसके बाद दूसरे व्याकरण बने। ये एक मिथक हो या जो भी हो, लेकिन हमारे सामने एक बात जरूर रखता है कि हमारे बीच भाषाओं का एक जो है आपसी संवाद बना हुआ। हम शंकराचार्य को भी देखते हैं, शंकराचार्य से भी संवाद बौद्ध का भी होता रहा है। हम यहाँ भी पढ़ते हैं कि रामानंद दक्षिण से उत्तर आए, कहते हैं कि भक्ति ग्रामीण जी लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 9 दीप 10 खंड। तो जाहिर सी बात है कि भक्ति यानी विचारों का भी, यानी सिर्फ यह भाषा का संवाद नहीं था, विचारों का भी संवाद। तो इस रूप में अगर हम देखें तो दक्षिण और उत्तर कहीं न कहीं एक संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। और कभी हम यहाँ से उत्तर से दक्षिण जाते हैं और दक्षिण से उत्तर आते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा क्योंकि सभी को सुनना हमें। तो यह जो एक हमें संवाद का सिलसिला मिलता है, उसमें दक्षिण से उत्तर का संवाद, उत्तर से दक्षिण का संवाद, और संत कवियों ने पूरी यात्रा की, पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इसे हम दो उससे देख सकते हैं। एक तो कल मैंने जिक्र किया था कि पी.नाथ जी ने एक एटलस बनाया है। उस एटलस में उन्होंने जिक्र किया है कि जो संत कवि हैं, संत हैं, उनकी रूट मैपिंग है।
वो कहां से और कैसे गए हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इस रूप में बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी जो यात्रा है वो उत्तर से होते हुए यानी मध्य देश से होते हुए राजस्थान और होते हुए आगे बढ़ते हुए ईरान तक, फिर वो लौटते हुए आते हैं और दक्षिण तक होते हुए, इस तरह की लंबी यात्राओं का जिक्र है उसमें, सबकी रूट मैपिंग है, अद्भुत काम है वो। तो यह लगता है कि ये किस भाषा को लेकर के गए थे और किस तरह का संवाद किया है और किस विचार का संवाद किया है। जाहिर सी बात है कि ये जो प्रमाण हमें मिलते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उससे प्रतीत होता है कि जो हमारी बहुभाषिकता है वह बहुभाषिकता सिर्फ और सिर्फ देने की नहीं, जिसे संस्कृति की जो हमारी संस्कृति की जो सबसे अद्भुत बात है वो ग्रहण और त्याग है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बार बार, संस्कृति जो ग्रहण और त्याग से निर्भर है। तो भारतीय संस्कृति उसी ग्रहण और त्याग का प्रतिफल है कि जो हमें साहित्यिक रूप में उसके जो सरोकार है वो दिखाई देते हैं। एक प्रकरण और भी है कि आप गौर से देखिए कि विद्यापति को बांग्ला का भी कवि घोषित किया जाता है, यानी कैसी ये अद्भुत बात है। विद्यापति को बांग्ला का भी कवि घोषित किया जाता है, मैथिल का भी कवि घोषित किया जाता है और हिंदी का भी कवि घोषित किया जाता है। यानी कि विद्वता का और लेखन का ऐसा भी पुट, भाषाई पुट रहा है जिसपे बांग्ला भी अपना अधिकार घोषित करती है आरंभिक रूप में, मैथिल तो है ही, मैथिल को कहा ही जाता है, और हिंदी भी अपना अधिकार। मैं दो और मुद्दों को उठाना चाहता हूं, लेकिन हम यह देखें कि इस देश में, जैसा कि निरंजन जी ने कहा कि 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इस रूप में देखा जाए तो उत्तर पूर्व से जो हमारा संवाद है वो बहुत उस तरह से उभर करके हमारे सामने नहीं आता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि संवाद नहीं है, संवाद है, वहां से भी है संवाद, लेकिन उस तरह से उभर करके हमारे सामने नहीं आता। यह जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा को हम भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति के अध्ययन के दरमियान, भारतीय संगीत पद्धतियों को का विश्लेषण करते हुए, भारतीय भाषाओं के विश्लेषण को हम जब भी देखें तो हमें नजर आता है कि एक सूत्र में ये सारी जो विधाएं हैं वो हमें भाषिक संरचना के आधार पर भी जोड़ती हैं, स्थापत्य के आधार पर भी जोड़ती हैं, संगीत के आधार पर भी जोड़ती हैं, और दर्शन जो उसका केंद्र है, दर्शन के आधार पर भी जोड़ती हैं। और एक टर्म है नाराशंसी, वह नर जिसको अनुशंसित करते हुए हमारा इतिहास चलता है, यानी राम और कृष्ण, उनको भी लेते हुए, उनको भी जोड़ते हुए यह जो हमारी भाषिक अस्मिताएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये एक बड़ा फलक है, जिस फलक पे हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय साहित्य है, भारतीय वाङ्मय है, एक दूसरे से जुड़ता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि राम कथा, जिस पर खूब चर्चा हुई, तो राम कथा, तुलसीदास की जो राम कथा है उससे हम बहुत ज्यादा वाकिफ होते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि कितने इसी हिंदी पट्टी में कितनी राम कथाएं मौजूद हैं अलग अलग तरीकों से। तो इतिहास के सापेक्ष भी ये हमारी जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि वह जो परंपरा है, वह परंपरा का जो सूत्र है, वह सूत्र कहीं टूटता है या छूटता है, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शोध के नए आयाम क्या हो सकते हैं, हमें उस पर आना होगा। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य का आरंभिक इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है जिसका जिक्र किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में, कि गारसा दत्तासी लिखते हैं कि जो इस्लाम है वह उन्हें इसलिए प्रिय है
क्योंकि जो उनका धर्म है क्रिश्चियनिटी, वह भी एक ईश्वरवाद से प्रभावित है। अब आप गौर कीजिए कि इस बात को मैं इसलिए उठा रहा हूं, यानी उन्हें इस्लाम इसलिए पसंद है क्योंकि वह भी एक ईश्वरवाद है। दरअसल गारसा दत्तासी ये नहीं कहना चाहते। गारसा दत्तासी अपनी उस संरचना को प्रमाणित करना चाहते हैं कि उनके जो भी तथ्य हैं वो पूर्ण रूप से प्रमाणित है, माने जाएं। उसकी लॉजिक है, और उसकी लॉजिक को क्या देते हैं, कहते हैं कि चूंकि इस्लाम की भाषा उर्दू है, और हम ये जानते हैं कि ज्यादातर जो कवि हैं वो उर्दू के ही हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो उर्दू और हिंदी का जो विवाद है वो विवाद पैदा करने की कोशिश की। अभी हम आगे आएंगे तो इस पर चर्चा होगी। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदी और उर्दू का विवाद नहीं, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको कि अंग्रेजों ने अपने समय में विवाद का विषय बनाया ताकि वे अपने आप को बहुत दूर तक भारत के ऊपर औपनिवेशिक रूप में शासित कर सके। मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने ओरिएंटल स्टडीज के नाम पर बहुत कुछ हमें दिया, निश्चित रूप से दिया, लेकिन उन्होंने हमारी जो भाषिक संवाद की परंपरा थी उसे भी कहीं न कहीं खंडित किया, काटा और तोड़ा। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक माइलस्टोन है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में उसे पोषण देना बंद कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन आप गौर कीजिए कि वो जो चला था वो हिंदी और उर्दू को बांटने के लिए चला था। यह एक उदाहरण है। इसके पहले भी आप देखिए कि उसके पहले दक्षिण में ईसाई मिशनरियों ने दक्षिण में लगभग 50 वर्ष पहले ही तो दक्षिण में पूरी यात्रा करते हुए और बाइबिल के अनुवाद को देशज भाषाओं में उपस्थित किया था। तब तक हमें दिखती है कि एक माध्यम भाषा हिंदी हमें दिखती है कि वह पूरे देश में मौजूद है, जिसके लिए कहते हैं कि इस देश में कहीं भी आपको जाना हो तो एक माध्यम भाषा है जो है हिंदी। हिंदी पद बहुत बड़ा है। हिंदी पद इस रूप में बहुत बड़ा है कि जो भी यहाँ आया, जिस क्षेत्र में आया, अगर वो केरल के पास आया तो उसने उस क्षेत्र की भाषा को हिंदी ही कहा। यह भी एक रूप रहा है हिंदी का। तो हिंदी इस देश की भाषिक अस्मिता का एक बड़ा रूप रहा है। अब जब हम इस तरह की चीजों पर बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो तंतु था वह टूटा है, खोया है, और उसे हमें पुनः जोड़ना है। एनईपी जो है वह उसी भाषाई तंतु को जोड़ने की ओर एक पहल है, कदम है। ऐसे में हम यह देखें कि शोध के और नए कौन कौन से क्षेत्र हमारे सामने मौजूद हैं जिन पे हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखें कि हम अपने पाठ्यक्रम में हिंदी के अलावा और कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनके ग्रंथों को शामिल करते हैं। जाहिर सी बात है कि एकेडमिया की दुनिया में ज्यादातर पाठ्यक्रम अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य से छात्रों को वंचित करते हैं। एक बड़ा सवाल है और शोध का सवाल है। मुझे लगता है कि इस पक्ष पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में आरंभ में रहा है, लेकिन आप गौर कीजिए कि हम कितना अपनी जो भाषाएं हैं नॉर्थ ईस्ट से किन कवियों को हमने अपने साहित्य से जोड़ा। तो यह जो साहित्य का संवाद है, भाषा का संवाद है, जाहिर सी बात है यह होता चला जा रहा है। कुछ अध्येता हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वर्नाकुलर के बाद हमने कितनी भाषा, अगर सेंसस छोड़ दिया जाए तो हमने, यानी कि भाषा और साहित्य के लोगों ने कौन सा वर्नाकुलर बनाया, इस पर जरा विचार करना चाहिए। हम ये जरूर कहते हैं कि उसका जो स्वरूप है उसमें जात, धर्म और उसकी तमाम बातें वहां मौजूद हैं, उस लिहाज से वो देखते हैं,
कल जैसा कि कह रहे थे यूनेस्को जिस तरह से देखता है, जाहिर सी बात है। तो जिस संविधान का, हमारे देश के जिस संविधान का संकल्प ही है भाषाओं की अस्मिताओं को स्थापित करना, हम उस कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जिनके आधार पर हम उन क्षेत्रों का संधान कर सकें, कौन से ऐसी संरचना हो सकती है जिन संरचनाओं के सापेक्ष हम उसका विकास कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जब तक हम अन्य भाषाओं के साहित्य को साहित्य अकादमी उपलब्ध कराता है, लेकिन वह नाकाफी है। इसके अलावा हमें अकादमिया की दुनिया से भी इस तरह के तमाम अनुवाद को सामने लाना पड़ेगा, ताकि शोध के जो फलक हैं वो काफी विस्तृत हो सके। हमें यह भी देखना होगा कि कबीर के समय और कौन कहां कहां क्या काम कर रहा था, उन्हें हमें जोड़ना होगा जिन पर चर्चा नहीं होती है। हालांकि अब धीरे धीरे इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह के साहित्य सामने आ रहे हैं, अनुदित होकर के आ रहे हैं। हमें यह भी देखना होगा, अकादमिया के साथ देखना होगा, एकेडमिक्स में देखना होगा कि कौन सी हमारे पड़ोस की भाषा जो है वो हमसे कितनी मिलती जुलती है, इसका भी हमें अध्ययन करना होगा। कौन से बदलाव आए हैं, यानी भाषा के प्रति हमें कहीं न कहीं अध्ययन के प्रति गंभीर होना होगा। अंतिम बात मैं करके समाप्त करूंगा। हिंदी क्षेत्र की जब बात आती है तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, बहुत दूर न जाए, हम इस पर भी जरा गौर से देखें कि हिंदी की का जो क्षेत्र है, उसकी जो बोलियां हैं, उनमें कितना आपसी संवाद है। ये सबसे बड़ा संकट मुझे लगता है कि आज के दौर का है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो हिंदी की बोलियां हैं उनसे संवाद स्थापित करना होगा। शोध का पहला धरातल तो यही हो कि हम जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता तक पहुंचने के पूर्व हम अपनी उन बोलियों पर भी गौर करें कि अवधि में क्या काम हो रहा है, उसको हम अकादमिक रूप से जगह दें। ब्रज भाषा में या बोली में अभी वर्तमान में क्या काम हो रहा है, उसे भी हम जगह दें। और जब तक हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि बहुभाषिकता पर हम सिर्फ राग अलाप सकते हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शोध की सारी संभावनाएं आपसे जुड़ती हैं। हम लोग जब भी भाषा पर आपसे बात करते हैं कि आप काम कीजिए, तो आप कहते हैं कि इसमें बड़ा वक्त लगेगा। यह जानते हुए कि आपको बांग्ला आती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि बांग्ला और किसी रचनाकार को या बांग्ला भाषा की संरचना को लेकर के, हिंदी भाषा की संरचना को लेकर के नए प्रयोग हो रहे हैं या जो नया बदलाव है उस पर काम किया जाए, तो आप भी आगे उस तरह से नहीं आते। ये तमाम हमारे समक्ष सवाल हैं और मैं फिर से अपनी बात को पुनः स्थापित करता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस बहुभाषिकता की शक्ति को प्रश्रय दिया, स्थान दिया, उसका हम लोग कहीं न कहीं अनुगमन करते हुए उस भविष्य दृष्टि को हम लोग फलीभूत करें और यह संवाद हम बनाएं। और जब तक यह नहीं बनेगा तब तक हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का अपना स्वरूप उस तरह से निखर करके हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में राज्यों का बंटवारा भाषाई अस्मिता पे नहीं, भाषा के आधार पर हुआ है। और जब भाषा के आधार पर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हर भाषा ने अपनी चौहद्दी को बांध लिया है। सवाल यह है कि वह राजनीतिक चौहद्दी हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक जो संवाद है, पूर्व से चला आ रहा संवाद, उसे हमें पुनः और बड़े ही संजीदगी के साथ आगे प्रस्तुत करना होगा। धन्यवाद।